Hello, good morning everyone. Welcome to Vasu Commerce classes. Today we will learn about macroeconomics. देखिए आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए मैं हाईलाइट भी करते हुए जाऊंगा और आप लोगों ने उस चीज को बड़ा अच्छी तरीके से देखना है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आइए जरा ये इंट्रोडक्शन जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इससे रिलेटेड पहले बात करें। देखिए जो टर्म मैक्रो आप इंग्लिश में देखते हो, वो मैक्रो टर्म दरअसल एक्चुअली वो आया है ग्रीक वर्ड से। और ग्रीक वर्ड का मतलब मैक्रो से डिराइव हुआ है, और मैक्रो से डिराइव होने का मतलब है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। अब जो कुछ चीज लार्ज है, तो लार्ज का मतलब क्या है? लार्ज इकोनॉमिक्स में लार्ज का मतलब है मींस एन इकोनॉमी एज अ होल। अगर मैं पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात करूं तो वो मैक्रो हो गया। तो सिंपल सी बात है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंग्लिश के वर्ड जो ग्रीक है, ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है मैक्रोज। उसका मतलब क्या होता है? लार्ज। और लार्ज मींस द इकोनॉमी एज अ होल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। Definition of macroeconomics इसमें क्या है? Macroeconomics defined as that branch of economics which studies the human behavior. Macroeconomics, wait, macroeconomics, wait. So macroeconomics is defined as that branch of economics which studies economic issues or economic problems at the level of the economy as a whole. मतलब आपने इस क्लास 11 में पढ़ा था कि एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी आपके पास और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स होती है जो स्टडी करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि एम्प्लॉयमेंट, देश की एम्प्लॉयमेंट दर क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, कितने लोगों बेरोजगार है, कितने लोग रोजगार है, क्या हमारी सरकार नौकरी देने में सक्षम है। तो ये जो सारे सवाल है, ये जो सारे सवाल आप न्यूज चैनल्स में भी देखते रहते हैं। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट फॉर रेजिडेंट्स, ये भी एक प्रॉब्लम है जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी में पढ़ना है। उसके बाद फिर बोलता है ग्रोथ ऑफ आउटपुट, मतलब कंट्री की ग्रोथ क्या है, जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, वो सारी चीजें भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइजेस, प्राइस राइज जो करता है, जो प्राइस कंटिन्यूसली राइज होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। जो कंटिन्यूसली प्राइस राइजिंग हो रहा है वो भी हमारा किसका पार्ट बनेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आजकल आप देख रहे हो कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज थोड़ा सा कम हो गया अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें भी किसके पार्ट में आएंगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर देश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी पूरी कंट्री में जितनी भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड अगर हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं। मैक्रो, मैक्रो दरअसल ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, लार्ज का मतलब हो गया मींस इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो गया? मैक्रो। और मैक्रो इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies the economic issues or economic problems at the level of economy as a whole। अगर मैं पूरी कंट्री के बारे में पढ़ रहा हूं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। मतलब जो जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, इकोनॉमिक इश्यूज हो, ये सारी चीजें अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके जी, आ जाइए सबसे बड़ा सवाल, सबसे नेक्स्ट जो इस पे टॉपिक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आइए जरा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहली चीज बेसिस ऑफ स्टडी। देखिए आप सब लोग जानते हो कि जो ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। बट जो रिसोर्सेज है उन ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या है? लिमिटेड है। और अब सवाल ये उठता है कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, तो अब आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है चॉइस की। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास इनकम लिमिटेड है और आपको बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस राइज होगी। तो अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्केर्सिटी एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के बारे में, चाहे वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो, यानी इंडिविजुअल घरेलू मामला। हाउस होल्ड का मतलब कोई अपना घर किस तरीके से चलाता है। अगर किसी एक पर्सन के घर की बात करी जाए तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड। इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल फर्म है, उसको कैसे चला रहे हो आप।
और एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री। मतलब अगर कोई सेम प्रोडक्ट बनाता है उसको, जैसे सीमेंट है, सीमेंट बनाने के लिए जितनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, वो टोटल मिला के एक इंडस्ट्री बनती है। तो वो जो इंडस्ट्री बनती है, एक इंडिविजुअल फर्म की बात करूं, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात करूं, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करूं, ये सारी की सारी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। तो बहुत सिंपल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस and problem of scarcity at the level of an individual, or it might be a household, or maybe a firm, or maybe an industry. तो ये जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। लेट्स टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एट द इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरी कंट्री के बारे में। देखो जो एक इंडिविजुअल बंदे के साथ प्रॉब्लम आती है कि भाई रिसोर्सेज यानी इनकम लिमिटेड है और ह्यूमन वांट्स क्या अनलिमिटेड है, सिमिलरली ये प्रॉब्लम देश के साथ भी आ सकती है। देश के पास भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लिमिटेड है। देश को भी बहुत सारी इच्छाएं पूरी करनी है अपने देशवासियों के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, वहां पे भी स्केर्सिटी है। और स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल, स्कार्सिटी भी बोलते हैं इसको, स्केर्सिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आपके वांट्स अनलिमिटेड है, और आपको उस अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी राइज हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल, माइक्रो इकोनॉमिक बेसिस ऑफ स्टडी के बेस में अगर डिफरेंशिएट करें तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म और एन इंडिविजुअल इंडस्ट्री। But macroeconomics studies the problem of scarcity and choice at the level of economy as a whole। यानी पूरी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अगर आप पढ़ी जाए तो वो किसका पार्ट बनेगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी मेन मुद्दे वाली बात है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बताएंगे। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करता है माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जैसे कि कस्टमर का डिमांड क्या है, प्रोड्यूसर का सप्लाई क्या है। मतलब अगर मैं कस्टमर की बात कर रहा हूं तो कस्टमर क्या करेगा भाई, डिमांड करेगा। और अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूं तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई करेगा। और ये भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कस्टमर जब प्राइस कम होता है तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करता है, प्रोड्यूसर जब ज्यादा से ज्यादा प्राइस होती है तो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करता है। तो जब जब फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे तभी आपकी प्राइस सेट होती है। समझ आएगी बात? तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल यूज करता है, जैसे कि कस्टमर का डिमांड, प्रोड्यूसर की सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स यूज करता है, जैसे पूरे देश में डिमांड क्या है, पूरे देश की डिमांड क्या है तो एग्रीगेट डिमांड, पूरे देश में सप्लाई क्या है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो हो गया एग्रीगेट सप्लाई। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। सो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स यूज करता है, जैसे कि कंज्यूमर का डिमांड, प्रोड्यूसर का सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज करता है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। आ जाइए, अब आते हैं हम इकोनॉमिक एजेंट। देखिए भैया इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है? इकोनॉमिक एजेंट वो एजेंट मतलब जो भी, चाहे वो कोई इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशंस हो, जो कोई इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं उनको आप इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक एजेंट का मतलब चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई हाउस हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो। अगर कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इकोनॉमिक डिसीजन लेता है तो उसको इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एजेंट अलग हो जाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एजेंट अलग हो जाएंगे। अगर मैं इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट की बात करूं तो उसमें एक कस्टमर आता है और एक प्रोड्यूसर्स आते हैं। उनका मेन फोकस होता है अपना पर्सनल गेन को मैक्सिमाइज करना, वो देश के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपना अपना पर्सनल गेन को मैक्सिमाइज करना। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है तो उसमें एक तो होगा कंज्यूमर और एक होगा प्रोड्यूसर। कंज्यूमर चाहेगा कि कम से कम प्राइस हो तो ज्यादा से ज्यादा खरीदूंगा, ठीक है जी।
और प्रोड्यूसर चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस हो तो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट है। अच्छा, इकोनॉमिक एजेंट मैं दोबारा बता रहा हूँ, इकोनॉमिक एजेंट वो एजेंट मतलब चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, जो कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेता है वो इकोनॉमिक एजेंट होता है। जी हाँ, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात। चलते हैं नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन होते हैं। इसमें या तो स्टेट हो सकती है, यानी सरकार, जो राज्य सरकार है, और या कोई स्टैट्यूटरी बॉडीज हो सकती है। स्टैट्यूटरी बॉडीज का मतलब जो सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। उसमें सबसे पहले आपका आरबीआई आता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सप्लाई ऑफ मनी कंट्री में क्या हो रहा है उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर्स का खरीदना बेचना, इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करते हैं। TRAI जिसको बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फोकस करती है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर में। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एंगेजमेंट का मेन फोकस किसमें होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेन्स। लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका पर्सनल मोटिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। तो ये चीजें थी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक एजेंट के बेसिस में डिफरेंस। मैं समझता हूं यहां तक तो शायद क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। देखिए, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब होता है कि भाई कितना टोटल किया जाए। क्या सारा का सारा जो टोटल करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं? ऐसा कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि it studies the equilibrium of an industry. It is an aggregation of all firms producing a particular commodity. मैं बोलता हूं जैसे एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, जितनी भी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, अगर वो पूरी की पूरी सारी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म को इकट्ठा कर लिया जाए तो वो एक इंडस्ट्री बनती है। तो जब वो इंडस्ट्री बनती है तो आपने क्लास 11 में भी पढ़ा था, आपने पढ़ा था एक तो इंडिविजुअल डिमांड होता है और एक होता है मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड का सम टोटल। लेकिन वो किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी यही कहना चाहता हूँ, जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, यानी कितने लेवल तक, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मतलब थोड़ किस लेवल तक आप टोटल कर सकते हो। आप एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री को टोटल अप कर सकते हो, सम अप कर सकते हो। जब आप सम अप करोगे एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री को, जैसे कि मैंने बोला सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट प्रोड्यूस करने वाली जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होंगी, तो सीमेंट मैन्युफैक्चर करने वाली जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होंगी वो टोटल मिला के एक सीमेंट इंडस्ट्री बनाएंगी। तो वो सीमेंट इंडस्ट्री को अगर आप पढ़ते हो तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इट स्टडीज द इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री। इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो मतलब एक लिटिल पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस हो सकता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इट स्टडीज द इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी। ये स्टडी करता है इक्विलिब्रियम पूरी इकोनॉमी का एज अ होल। सो इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स इन द इकोनॉमी। जो भी हमारी कंट्री में जितनी भी इकोनॉमिक यूनिट्स हैं उन सबका अगर मैं टोटल करूं तो वो ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स इन द इकोनॉमी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगा। बहुत सिंपल है, इट स्टडीज द इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स इन द इकोनॉमी। कहने का मतलब जो भी हमारी कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्री, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं, जितनी भी इंडस्ट्री है सबका इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम आउटपुट अगर हम निकालते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कहा जाता है। चलिए जी, अब नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस। देखिए, जब मैं बात करता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैं बात कर रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मुझे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कांस्टेंट रखना है। मैं बात करता हूं इंडिविजुअल कस्टमर की। मैं बोलता हूं सपोज एक इंडिविजुअल कस्टमर है मेरे पास, और वो, आप ये तो जानते हैं कि इंडिविजुअल कस्टमर क्या करता है कि भाई जब प्राइस बढ़ती है तो वो डिमांड क्या करता है, कम करता है। ठीक है ना। लेकिन आप माइक्रो इकोनॉमिक्स तभी पढ़ पाएंगे जब आप मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को कांस्टेंट रखिए। अब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल क्या है,
देखिए, अगर प्राइस बढ़ती है तो कस्टमर कम डिमांड करता है, ठीक है। अगर प्राइस घटती है तो कस्टमर ज्यादा डिमांड करता है, ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है कि जो बढ़ती महंगाई दर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी जो जनरल प्राइस लेवल चल रहा है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तभी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ पाओगे, तभी ये रिलेशनशिप प्रूव हो पाएगा। अगर जनरल प्राइस लेवल अप डाउन होता रहेगा तो उस सिचुएशन पे तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी जो आपने रिलेशनशिप बताई है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि इंडिविजुअल कस्टमर प्राइस बढ़ने से डिमांड कम करता है, ठीक है, वो वहां प्रूव गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, जब कभी भी मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को मुझे क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कांस्टेंट रहना चाहिए, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं। जैसे कि एक और इसी में बात करता हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को आपने कांस्टेंट रखना है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसलिए आपको टोटल आउटपुट और टोटल एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। तभी आप एक इंडिविजुअल किस तरीके से डिमांड करता है जब प्राइस कम होती है उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। चलिए जी, अब आप नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को क्या रखना है, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा तो मुझे माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है। जैसे कि मैं अगर नेशनल इनकम की बात करता हूँ, तो नेशनल इनकम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे पर्सनल इनकम बढ़नी या घटनी नहीं चाहिए। अगर मैं पर्सनल इनकम किसी बंदे की बढ़ रही हो घट रही हो तो उसको नेशनल इनकम पढ़ना बड़ा टफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ मुझे माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है। जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है। ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल इशू। देखिए ये प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आती है, सेंट्रल इशू। देखो, आपको पता है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड। तो अब उन रिसोर्सेस को ऐसी जगहों पे लगाना है जिससे आपका मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो सके। तो इसीलिए जो आपका एलोकेशन है रिसोर्सेस का वो एक सेंट्रल इश्यू बनेगा। एलोकेशन मतलब जो आप रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे वो एक सेंट्रल इश्यू बनेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज द सेंट्रल इशू। देखिए जो भी डिटर्मिनेशन, अब आप पूरे देश में ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट कितना है, ओवर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है, वो एक सेंट्रल इशू हो जाएगा। किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने एलोकेट करना है रिसोर्सेज को, वो एक सबसे सेंट्रल इशू बना माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और अगर आप ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन कर रहे हैं तो वो एक सेंट्रल इशू बन जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है जी। अब आ जाइए नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ स्टडी में। देखिए जी, मेथड ऑफ स्टडी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है उसको पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अच्छा, इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्यों कहते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब हम इसमें एक कमोडिटी मार्केट लेके चल रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सीमेंट इंडस्ट्री को अगर मैं पूरा लेके चल रहा हूँ तो वो हो गया पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो वहां पे मैं पता लगाऊंगा कितना मार्केट प्राइस है, कितना प्राइस डिमांड है, कितनी सप्लाई है। जहां पे डिमांड कर और सप्लाई कर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो मैं वहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस को निकाल सकता हूँ, ठीक है। जो मेथड ऑफ स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो मेथड ऑफ स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में है उसको जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं। यहां पर आपने पूरे देश की एग्रीगेट सप्लाई और पूरे देश की एग्रीगेट डिमांड, जब वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, पूरे देश की एग्रीगेट सप्लाई और पूरे देश की एग्रीगेट डिमांड जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। तो अब आप जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम, पूरे पूरे प्रोडक्ट्स की इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालते हैं, उसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालते हैं तो उसको बोला जाता है
उसको बोला जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट, और जो नीचे है क्वेश्चन, देखिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ये रहा क्वेश्चन। आइए जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि डिफरेंशिएट कीजिए पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम। क्या है पार्शियल इक्विलिब्रियम और क्या है जनरल इक्विलिब्रियम? देखिए पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट, मतलब एक मार्केट को मैं लूंगा, एक मार्केट जैसे कि से कमोडिटी मार्केट ले लिया ऑन द assumption that there is no change in other market, बाकी मार्केट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कमोडिटी मार्केट लिए है तो लेबर मार्केट और कैपिटल मार्केट, लेबर मार्केट और कैपिटल मार्केट कांस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट। लेबर मार्केट कैपिटल मार्केट में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ कमोडिटी मार्केट में चेंज होगा। अगर आप ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं पार्शियल, क्योंकि आप कुछ पोर्शन पूरी कंट्री की पूरी कंट्री की मार्केट नहीं लेके चल रहे हैं, सिर्फ आप एक कुछ पोर्शन लेके चल रहे हो, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जनरल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन ऑल द मार्केट्स। जितनी भी मार्केट्स हमारी कंट्री में हैं उन सब का अगर मैं साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम करूं, मतलब सब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई लेके चलूं सारी मार्केट ऑफ इकोनॉमी में, तो उसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो अब पार्शियल इक्विलिब्रियम किसका मेथड है? पार्शियल इक्विलिब्रियम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, ठीक है। और जनरल इक्विलिब्रियम जो है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। मतलब बहुत सिंपल है, पार्शियल इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। चलिए जी, ये हो गया मेरे ख्याल से पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम क्लियर। चलिए जी, अब नेक्स्ट आते हैं हम माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स पे। ये है मेरा माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। कोई इंडिविजुअल अगर ज्यादा से ज्यादा सेविंग करता है तो उसकी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। यानी कोई अगर एक इंडिविजुअल बंदा ज्यादा से ज्यादा सेव करता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो फ्यूचर में वेल्थ को एक्यूमुलेट कर रहा है और उसकी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। जी हाँ, ये एक हद तक बिल्कुल सही है और ये होना भी चाहिए। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल ज्यादा से ज्यादा सेव करता है तो वो ज्यादा से ज्यादा जो वो सेव कर रहा है उससे उसकी फ्यूचर में ग्रोथ और फ्यूचर में उसने वेल्थ एक्यूमुलेट कर लिया, वेल्थ इकट्ठी कर ली, ठीक है, तो उसको आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहता है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स इसका थोड़ा सा अलग व्यू है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको अलग तरीके से देखता है, इस वजह से माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स कहा जा रहा है। माइक्रो का अलग नजरिया है देखने का, मैक्रो को देखने का एक अलग नजरिया है। अब इसी चीज को मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ ले चलता हूँ। अगर इसी चीज को मैं अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ ले चलता हूं तो मैंने ये देखा कि जितने भी लोग, इफ ऑल द पीपल, अगर सारे के सारे लोग सेव करने लग जाएं, अगर सारे के सारे लोग सेव ही करने लग जाए तो जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की वो डिक्लाइन हो जाएगी। अब आप कैसे बोलो सर, कैसी बात कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज डिक्लाइन कैसी हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग सेव करेंगे तो भैया खर्चा कौन करेगा? जब कोई खर्चा ही नहीं करेगा तो डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की कम नहीं हो गई। अब जब डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की कम हो गई तो प्रोड्यूसर क्यों प्रोड्यूस करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। अब प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम होने लग जाएगा। जब प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होने लग जाएगा उससे आगे पॉवर्टी रादर देन प्रॉस्पेरिटी होने लगेगी। मतलब प्रॉस्पेरिटी तो भूल जाओ, पॉवर्टी की तरफ बढ़ने लगेगी। मतलब सिंपल सी बात ये है, अगर लोग ज्यादा से ज्यादा, सब लोग सेव करने लग गए, सारे लोग सेव करते हैं, तो अगर सारे लोग सेव करते हैं तो भैया एक बात मुझको बताओ, तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा कौन? जब गुड्स एंड सर्विसेज कोई खरीदेगा ही नहीं तो प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा क्यों? और जब वो प्रोड्यूसर बनाएगा ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी अपने आप डाउन।
तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी जब डाउन हो गई तो भाई पॉवर्टी पे आ गया रादर देन प्रॉस्पेरिटी। आप ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी है, तो पॉवर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं आप। तो बहुत ही सिंपल है। तो देखो माइक्रो मैक्रो एक पैराडॉक्स का मतलब हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखने का एक अलग जरिया है और मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखने का अलग जरिया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल अगर सेव करता है, इंडिविजुअल अगर ज्यादा से ज्यादा सेव करता है तो वो अपनी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी मतलब वो अपनी फ्यूचर वेल्थ को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा सारे के सारे बंदे सेव करने लग जाएं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर सारे के सारे बंदे सेव करने लग जाए तो भैया डिमांड कहाँ रह गई गुड्स एंड सर्विसेज की? लोग कौन खरीदेगा? जब लोग कोई खरीद ही नहीं रहा है तो प्रोड्यूसर क्यों इन्वेस्ट करे? अब प्रोड्यूसर इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो जाएगी? कम। और जब एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गई कम तो ऑब्वियस सी बात है पॉवर्टी आ गई प्रॉस्पेरिटी के बदले। आ गई बात समझ में? तो ये यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। देखिए ये नोट्स में भेज चुका हूँ, नोट्स में भेज चुका हूँ ऑलरेडी। ये सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन पार्ट है। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। आइए जनाब, अब थोड़ा सा रिवाइज एक बार फिर दोबारा से कर लें जितना हमने पढ़ा है। हमने जितना पढ़ा है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले हमने बात करी थी मैक्रो। मैक्रो का मतलब मैक्रो ग्रीक वर्ड से निकला है। मैक्रो का मतलब हुआ लार्ज। लार्ज का मतलब इकोनॉमिक्स के टर्म में एज अ इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरी की पूरी कंट्री में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई हैं, अगर आप उन सब को पढ़ते हो तो उसको बोलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी एज अ होल, पूरी की पूरी कंट्री के बारे में जब आप पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की। मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, macroeconomics deals with economic problems or economic issues at the level of economy as a whole। यानी अगर मैं पूरी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में पढ़ता हूं तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। उसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, पॉवर्टी प्रॉब्लम, ये सारी की सारी प्रॉब्लम उसमें आ जाती है। इसके अलावा जनरल प्राइस लेवल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। चलिए जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद हम बात कर रहे हैं स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ना क्या क्या है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ना है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखो जो मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना वो स्टार्ट ही होगी बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा वो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम से होगी। इट डील्स विद द डेफिनेशन। इसमें हम पढ़ेंगे क्या डेफिनेशन है नेशनल इनकम की, किस तरीके से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे और ये क्या रिलेटेड एग्रीगेट्स होंगे जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे तो ये है नेशनल इनकम का पार्ट। तो मतलब नेशनल इनकम जो है वो पार्ट किसका है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है देश की इनकम। जो आप रोज न्यूज में भी सुनते होंगे कि जीडीपी ग्रोथ इतनी हुई, जीडीपी फॉल हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, एस्टिमेशन कैसे, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन से तरीके हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, कैसे जीडीपी निकालोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कैसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालोगे, ये नेशनल इनकम का चैप्टर आएगा, उसी में पढ़ेंगे। तो मतलब मैं यहाँ पे स्कोप बता रहा हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ना क्या क्या होगा। एक तो नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, आ जाइए। दूसरी चीज आपको बोला थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है थ्योरीज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। देखिए हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, केनेसन की थ्योरी क्या है एम्प्लॉयमेंट एक्सप्लेन करने की, और किस तरीके से क्या कारण है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कौन कौन से पॉसिबल रेमेडीज ले सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए। ये सारी की सारी चीजें जो है पढ़ेंगे हम, वो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आती है। और जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है थ्योरीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और केनिसन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस इकोनॉमिस्ट है केनिसन, उनकी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम पढ़ते हैं। क्या है कारण, किस लिए कॉजेज हैं अनएम्प्लॉयमेंट के,
कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अनएम्प्लॉयमेंट से बच सकते हैं, ये सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके पास आता है थ्योरी ऑफ मनी। आइए जरा थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो हमारे देश में मनी को सर्कुलेट कौन करता है? मनी को सर्कुलेट करता है आरबीआई। और उसके उसके उसको मनी को जो सर्कुलेट करता है आरबीआई, और आरबीआई के गाइडलाइंस में कमर्शियल बैंक करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, मनी को रेगुलेट सर्कुलेट इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आप आरबीआई भी कहते हैं और देश का सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, सेंट्रल बैंक आरबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक आपका आरबीआई होता है। तो आरबीआई बताता है आपको कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देता है कमर्शियल बैंक्स को कि आपने किस तरीके से मनी को कंट्रोल करके चलना है। सो क्रिएशन ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक is another important component of macroeconomics. It relates to the role of central bank of the country. इसमें हम बात जो करेंगे वो हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक, जो हमारी सेंट्रल बैंक है कंट्री की, वो एंड आरबीआई इन इंडिया टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। और इससे आप रेगुलेट कर सकते हो सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो ये भी सब थ्योरी ऑफ मनी भी आपने किस पे पढ़ना है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ मनी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आते हैं नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। हाँ, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। देखिए थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल में आपके पास इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप होता है। इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब बढ़ती महंगाई, ठीक है। डिफ्लेशन का मतलब जैसे मार्केट मंदा चलता है, मंदा मतलब बहुत मतलब सप्लाई ज्यादा हो रही, लोग खरीद नहीं रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है। देखिए ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे कि आपने देखा गोल्ड, गोल्ड देख लो या लैंड देख लो। लैंड है लिमिटेड, है ना, लैंड के पास क्या, लैंड का जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है, तो लैंड की प्राइस देख लो आप। सिमिलरली आप डिफ्लेशन में क्या होता है कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, मतलब गुड्स बहुत ज्यादा है लेकिन खरीदने वाले नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? तब आ जाता है डिफ्लेशनरी गैप। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये देखता है कि इन्फ्लेशन, बढ़ती महंगाई कैसे चल रही है, या डिफ्लेशनरी गैप कैसे चल रहा है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको ये भी बताएगा कि जनरल प्राइस लेवल आज के टाइम में बढ़ती महंगाई का दर क्या है और मार्केट में मंदा कैसे चल रहा है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको इस प्रॉब्लम से किस तरीके से बचना है वो भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। तो ऑब्वियस ही बात है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल भी हम पढ़ते हैं किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स के पूरे पूरे चैप्टर आएंगे आगे, और उसमें हम जाएंगे इसमें ज्यादा से ज्यादा डिटेल में। नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए जी, गवर्नमेंट बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार ने बजट पेश करती है 28 फरवरी को। सरकार का यूनियन बजट क्या कहता है कि अगले साल कितना, मतलब कौन कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट रख रही है, गवर्नमेंट क्या क्या एलोकेट करेंगी रिसोर्सेज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या करने वाली है, रेलवे में गवर्नमेंट क्या करेगी, तो उसके लिए रेलवे बजट होता है। तो ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट बजट बनाती है, बजट का मतलब क्या होता है? एस्टिमेटेड रेवेन्यू, मतलब इस कहाँ से कैसे पैसे मिलेगी सरकार, और कहाँ कहाँ सरकार पैसे लगाएगी, सरकार किस फॉर्म में टैक्स लेगी, और वो जो टैक्स से कलेक्टेड रेवेन्यू है सरकार उसको कहाँ कहाँ लगाएगी। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट, एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए जी, एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, भाई हमने यहाँ डिटरमाइन करना है कि एक्सचेंज रेट कैसे निकलेगा, किस तरीके से हमने इसको मैनेज करना है इंटरनेशनल मनी मार्केट में। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या? आज एक यूएस डॉलर अगर 70 रुपीज है, या अगर मुझे एक यूएस डॉलर खरीदना है तो मुझे 70 रुपए पे करने पड़ेंगे, तो ये एक्सचेंज रेट है, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टेटस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैसा है, मतलब हमारा इंपोर्ट और हमारा एक्सपोर्ट, हमारा इकोनॉमिक रिलेशनशिप
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कैसा है। अगर उसकी प्रॉपर बैलेंस बनाई जाए, बैलेंस शीट टाइप की, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो स्कोप बताते हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखिए इसमें हम सीखेंगे किस तरीके से नेशनल इनकम निकाला जाता है, नेशनल इनकम क्या है, कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम निकालने के तौर तरीके, नेशनल इनकम का क्या महत्व है पूरे देश की इकोनॉमी में। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भाई एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, क्या क्या कारण है, कौन कौन सी पॉसिबल रेमेडीज आप देख सकते हो उससे, उस थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हटने के लिए। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ मनी, किस तरीके से सरकार मनी, सप्लाई ऑफ मनी रेगुलेट करती है इकोनॉमी में, किस तरीके से आरबीआई इश्यूज करता है इंस्ट्रक्शंस, और किस तरीके से कमर्शियल बैंक क्रिएट करती है मनी। तो ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। इससे भी रिलेटेड आने वाले फ्यूचर में एक चैप्टर है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मनी थ्योरी ऑफ मनी। उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल में एक पढ़ेंगे हम इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवील्स करता है किस तरीके से आप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से बच सकते हो। नेक्स्ट हम इसमें जो पढ़ने वाले रोल ऑफ गवर्नमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट बजट सरकार कब पेश करेगी, गवर्नमेंट बजट में किस तरीके से सरकार रेवेन्यू कमाती है, सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है, सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है, उसके अकाउंट्स कैसे पेश करती है, ये सारी चीजें आएंगी गवर्नमेंट बजट में। नेक्स्ट आएगा एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मतलब इंटरनेशनल मनी मार्केट में इंडिया की करेंसी का क्या रेट है। अगर एक यूएस डॉलर 70 रुपीज का है तो इसका मतलब मुझे 70 रुपीज पे करना पड़ेगा एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए। ठीक है, तो एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए मुझे कितना रुपए पे करना पड़ा है, 70 रुपए। वैसे ही एक दिरम खरीदने के लिए 30 टू 35 रुपीज मुझे पे करना पड़ता है। तो ये जो चीजें, ये एक्सचेंज रेट कैसे होता है, एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये सारी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो अभी जो मैंने बात करी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या क्या है, तो 6 चीजें बताई हैं, इससे रिलेटेड चैप्टर्स हैं, बहुत ही डिटेल में जाएंगे। अभी तो हमें सिर्फ ये पढ़ना था कि स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके, अब आप बात करते हैं सिग्निफिकेंस। देखिए अभी तक स्कोप तो पढ़ लिया, अब इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं, आइए जरा मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। देखिए मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है वो आपको डीपली ले जाएगा, डिस्क्रिप्शन पूरी इकोनॉमी के अंदर तक ले जाएगा और आपको सारी की सारी कहानी समझा देगा कि किस तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, कौन कौन से सेक्टर है जिससे मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्या क्या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में हो सकता है। तो ये एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स रिवील्स द नेचर and the level of employment in the economy। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भाई अनएम्प्लॉयमेंट रिवील्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम एंड द वे इट कैन बी हैंडल्ड। मतलब जब आप स्टडी करते हो अनएम्प्लॉयमेंट का, तो भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट, और किस तरीके से आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें आप डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी में पूरा का पूरा पढ़ेंगे। यानी आपकी कंट्री में क्या चल रहा है फुल डिटेल में जाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट बजट क्या रिवील करता है, गवर्नमेंट बजट क्या बताता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से रेगुलेट करेगी, है ना। तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे वो आ जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी में। अब आ जाते हैं रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ऑफर करता है रोड मैप, या आप रोड मैप बना सकते हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर ड्रॉन बाय असेसिंग द नीड एंड मीन्स ऑफ द इकोनॉमी। कहने का मतलब आपको पता है कि आपके देश के पास क्या रिसोर्सेज हैं, आप जानते हो आपके देश ने क्या प्रोड्यूस करना है, आप उसके हिसाब से रोड मैप बनाते हो किस तरीके से हमें देश को आगे ले जाना है, किस तरीके से हमें देश को ग्रोथ करना है, देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी कैसे आपने बढ़ानी है। मेरे ख्याल से यहां तक तो क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे। देखिए जो स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बताता है। इट इज अचीव्ड बाय एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी।
देखो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दो ऐसी पॉलिसी सरकार की होती है जिसमें हमें ध्यान देना होता है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई देता है, मॉनेटरी पॉलिसी आपको क्या प्रोवाइड करेगा, आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट। तो देखो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को किस तरीके से इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, जिससे प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से बचा जा सकता है, वो सब चीजें फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट का रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, और बजटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट का बजटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट का बजट जो भी आता है, और मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट के आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स, आरबीआई किस तरीके से कैश रिजर्व रेशियो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी ये टर्म्स बहुत टेक्निकल टर्म्स है, जब इसमें हम चैप्टर में डिटेल में जाएंगे तो हम उसके बारे में तब बताएंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि इकोनॉमी को किस तरीके से स्टेबल रखना है, ये गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इसको हमने किस में पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस आपको एक परफॉर्मेंस बताता है कि हमारी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टेटस आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड बताता है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस बताता है, जो आपको बताता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है एक्सपोर्ट करने की, और आपके पास कंपल्सन कितना है कि आपने कितना इंपोर्ट करना है दूसरे देश से। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टेटस अगर कुछ चीज बताता है, वो बताता है आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जी हाँ, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करता है विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कि मतलब पॉवर्टी की प्रॉब्लम और इन्वायरमेंट, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सारी पॉल्यूशन और पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी हम उस किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखो अब ये सारी, ये जो जितनी भी चीजें हमने अभी तक डिस्कस करी, ये सारी समस्याएं हैं देश के साथ, और ये जो सारी समस्याएं हैं देश के साथ, उसको ठीक करने के लिए सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ेगी। लेकिन जब अब सरकार को पॉलिसी बनानी है तो सरकार पॉलिसी बनाए कैसे? सरकार पॉलिसी इस तरीके से बनाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये सारी यूजफुल होंगी इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी ये सब बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे अगर आपको फॉर्मुलेशन करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री के लिए। तो बहुत सिंपल है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल कंजम्पशन कितना है, एग्रीगेट सप्लाई मतलब टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कंट्री में कितना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और जितने गुड्स बन रहे हैं, भाई वो कंज्यूम भी तो होने चाहिए। अगर वो कंज्यूम नहीं होंगे तो प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। प्रॉब्लम या तो इन्फ्लेशन की राइज होगी या प्रॉब्लम डिफ्लेशन की राइज होगी, और दोनों ही देश के लिए सबसे बड़े गंभीर समस्या है। बढ़ती महंगाई भी सबसे बड़ी समस्या, और मार्केट का मंदा होना, मंदा मतलब मार्केट बहुत डाउन जाना, जैसे कि अभी लॉकडाउन में मार्केट बहुत डाउन हो चुका है, यानी अब यहाँ पर सप्लाई होनी कमोडिटी की कम हो रही है। सप्लाई बहुत ज्यादा हो या प्राइस, लोग खरीदने वाले कम हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा ऐसे अगर सिचुएशन आ जाए तो उसको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है। और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमने किस में सीखना होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और जो भी चैलेंजेस है इकोनॉमिक्स में, वो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा में, जो भी देश के सामने जितनी भी समस्याएं आती है, जो देश में सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं, और जो सवाल देश के ऊपर उठाए जाते हैं, वही सवाल को अगर हम गंभीर रूप से पढ़ें तो वही है मैक्रो इकोनॉमिक्स। emerging challenges of the economy becomes evident only through macroeconomic data. Thanks for watching, और ये चैप्टर आज यही खत्म हो गया। Thanks for watching, अब नेक्स्ट वीडियो इसके बाद बनाएंगे। थैंक यू सो मच।